बालों को बहुत ही नेचुरल तरीके से इम्प्लांट किया जा सकता है। ज़रूरी है कि कौन से बाल कहाँ पे, क्योंकि आपका खुद का ही डोनर का बाल आपको स्कैल्प पे लगने वाला है। दैट इज़ नथिंग इज़ मोर नेचुरल, इससे ज़्यादा प्राकृतिक कुछ भी नहीं है आपके लिए, क्योंकि कम पैसों में भी आजकल बहुत कुछ हो रहा है और इसी के वजह से हम काफ़ी सारे करेक्टिव प्रोसीजर्स भी देखते हैं जहाँ पे काम अच्छा नहीं हुआ। अनकंट्रोल डायबिटीज़ अगर किसी को है, किसी को ऑलरेडी कुछ ब्लीडिंग का इशू काफ़ी ज़्यादा है, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। आपके हिसाब से सुंदरता का मतलब क्या है? क्या सुंदरता का मतलब चेहरे से ही आती है? नहीं, सुंदरता आपके बालों से आती है। और क्या हो जब ये बाल ही ना हो, बड़ी टेंशन हो जाती है ना। हेयर लॉस होने लगता है, हेयर फॉल होता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या करना है, इसका सल्यूशन क्या है। तो एक सल्यूशन होता है हेयर ट्रांसप्लांट। अब हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर भी कई तरह के सवाल होते हैं, कई तरह के मिथ्स होते हैं। आज उन्हीं मिथ्स को और आज उन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज thehealthsite.com के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर प्रियदर्शनी। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू सो मच लक्ष्मी। डॉक्टर, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ने से पहले बहुत बेसिक और मेजर क्वेश्चन जो इतना वर्ल्ड वाइड है, हेयर लॉस का रीज़न क्या है? ऑल ऑफ सडन, नॉट इवन बड़े एज में, आज बहुत कम एज में भी देखा जा रहा है। तो टिपिकली जिसको हम गंजापन कहते हैं वो ज़्यादातर आदमियों में होता है और ये एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या फिर जेनेटिक अगर किसी के घर पे है तो ज़्यादातर उनमें देखा जाता है। बट आजकल हम लोग ये ज़्यादा जल्दी या 18 साल के करीबन बाद ही देखना शुरू कर दिया है हमने। ये आई वुड से ज़्यादातर एनवायरमेंटल, जो खाना खाते हैं जिसमें बहुत मिलावट हो सकती है, सारी चीज़ों को कुल मिला के आजकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन सब कुछ मिला के आई थिंक वी आर सीइंग इट वेरी अर्ली, राइट आफ्टर द एज ऑफ 18। तो जो हेयर लॉस हो रहा है अर्ली एजेस में भी, तो क्या एक हेयर ट्रांसप्लांट ओनली सोल्यूशन है? अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चीज़ चूज़ करना चाहे तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल। पहले जब बाल झड़ना शुरू होते हैं, बाल पतले होना शुरू होते हैं, अगर आप तभी हम सारी चीज़ों का ध्यान रखें, सही दवाई कर लें, खाना पीना सोना सब कुछ अपना नियमित रूप से सही तरीके से आगे करते जाएं, तो हम शायद हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी ना पड़ सके। तो हम लोग उसको बहुत 10 साल 5 साल तक भी डिले कर सकते हैं ट्रांसप्लांट की ज़रूरत को। एक इंसान में हेयर ट्रांसप्लांट की सिचुएशन कब आती है, कब उसको लगता है कि हाँ अब हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना ही एक ऑप्शन है? जी, जब करीबन 70 से 80% बाल चले जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया पे, तब हेयर ट्रांसप्लांट की नीड आ जाती है, क्योंकि तब दवाइयाँ उन जगह पे काम नहीं करेगी। अच्छा, और हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ पुरुषों तक है कि महिलाओं में, मतलब किसके नंबर ज़्यादा होंगे? पुरुषों में डेफिनेटली ज़्यादा है, पर आजकल महिलाओं भी बहुत कराती हैं। उसमें भी 2 अलग प्रकार के हैं। कभी अगर गंजापन हो गया, जैसे मेल हार्मोन की वजह से कभी-कभी महिलाओं में भी बालों का पतलापन, बालों में गंजापन आ सकता है, तब ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। पर कभी-कभी हेयरलाइन को कोई नीचे करना चाहता है, उसको थोड़ा-सा और अच्छा करना चाहता है, तो वो भी किया जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट जब करने की बात आती है तो आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि हाँ अब हेयर ट्रांसप्लांट इनका कर लेना चाहिए? जी, तो पहले जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम उनमें देखते हैं कि स्कैल्प की कंडीशन क्या है। क्या उनमें कोई भी अभी बीमारी है? क्या उनकी स्कैल्प में दूसरी कोई चीज़ ऐसी है जो ट्रांसप्लांट करने से भी इसको और ख़राब कर सकती है? हम पहले वो चेक करते हैं। फिर उसके बाद ये चेक करते हैं कि जिस जगह पे पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके बाल कम हो गए या पतले हो गए, उसमें गंजापन कितना आ गया है। अगर वहीं 70-80% से ज़्यादा गंजापन आ गया है और दवाई का कोई भी अब प्रभाव नहीं रहेगा, तब ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। अगर बाल सिर्फ पतले हुए हैं पर बालों के बीच में उतना गैप नहीं आया है, तो फिर ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं होता। तब ऑलमोस्ट 80 टू 90% टाइम्स दवाइयों से ही काम बहुत अच्छा हो जाता है। और तो हेयर ट्रांसप्लांट जब आप करते हैं तो यूजुअली कहाँ के बाल यूज़ किए जाते हैं? पेशेंट के खुद के बाल ही जो यहाँ से आते हैं, पीछे की जगह से आते हैं, ये थोड़े ज़्यादा मजबूत होते हैं, ये ज़्यादा लंबे सालों तक टिक जाते हैं। तो इन्हीं बालों को अगर हम सामने लगाते हैं तो ये बाल बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रह जाता है, और जो यहाँ के बाल हैं जो पतले हो जाते हैं उनके लिए दवाइयाँ करनी पड़ती है। अब आपने जब आगे और पीछे बालों के बारे में बात करी तो एक सवाल आया है मेरे दिमाग में कि पीछे के बाल इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं और आगे के बाल इतने सेंसिटिव क्यों होते हैं? तो
कुछ मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग होती है, कुछ जेनेटिक रीजंस के वजह से यहाँ के जो बाल हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। DHT डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नाम के एक सब्सटेंस जो हम सब के बॉडी में पाई जाती है, उसके वजह से वक्त के साथ बाल पतले हो के उसके बाद गंजापन आ जाता है। पर ये जो पीछे के बाल होते हैं, आप किसी भी 70 साल के इंसान में भी अगर देखेंगे ये बाल एकदम चले गए हैं, ये बाल रह गए हैं, तो ये जो पीछे के बाल हैं ये वो DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से लेके कम सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए ये बाल लंबा चल जाते हैं। इसलिए अगर यही ट्रांसफ़र करके सामने आ गया तो बाल लंबा रह जाएंगे। तो इसके अलावा एडिशनली और भी हेयर लगाए जाते हैं, सिर्फ इसी को ऐड किया जाता है? ये सबसे बेहतरीन डोनर है। अगर ये कम पड़ जाते हैं तो फिर हम बियर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरे बॉडी एरिया के भी बालों को यूज़ किया जा सकता है, हम कर चुके हैं, बट उसमें सर्वाइवल बहुत कम रहती है। सो अल्टीमेट डोनर मैं कहूँगी पीछे के स्कैल्प की खुद का डोनर और फिर खुद का बियर्ड। और कौन सी एज में हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना सेफ माना जाता है? आई वुड से कि ये हमको ध्यान रखना है कि अगर कोई ट्रांसप्लांट के लिए आया है, क्या उसको सही में ज़रूरत है या नहीं ट्रांसप्लांट की। जैसे कि एक एरिया पूरा गंजा हो गया है, उसमें दवाई से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है, तो हम 20 या 22 साल की उम्र में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पर अगर दवाई से फ़ायदा हो सकता है तो डेफिनेटली दवाई पे डालना चाहिए। तो आई वुड से देयर इज़ नो सेफ एज फॉर अ ट्रांसप्लांट। एनीवन आफ्टर 20 ईयर्स ऑल्सो कैन डू, मतलब कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। बट अगर दवाई से कुछ बचाया जा सकता है तो सिर्फ दवाई करनी चाहिए, और अगर ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली ऑप्शन तो फिर ट्रांसप्लांट ही कर सकते हैं। मार्केट में बहुत तरीके के ब्रांड हैं हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, हेयर लॉस से बचने के लिए। देयर पता नहीं क्या क्या स्प्रे आ रहे हैं, सिरम आ रहे हैं, आप न्यू हेयर ग्रोथ कर सकते हैं। क्या ये एक्चुअली वर्क करते हैं या सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है? आई वुड से मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आजकल कमर्शियली अवेलेबल है वो नहीं काम करती हैं, क्योंकि ये रूट कॉज पे नहीं काम करती है। मेल्स में जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के बारे में, उसकी प्रोडक्शन बॉडी में कम करने के लिए कुछ दवाइयों की ज़रूरत होती है। अगर हम वो सही दवाई करते हैं देन बहुत बेहतरीन काम करता है, पर उसको छोड़ के इर्द गिर्द के कितने भी शैम्पू तेल जो भी लगा लें वो फ़ायदा नहीं करने वाला है। ओके, हेयर ट्रांसप्लांट सेफ है, लेकिन बहुत बार हमने सुना है कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान, अभी लास्ट कुछ महीनों पहले ही खबर आई थी कि बैक टू बैक 2 डेथ हुई बिकॉज ऑफ द हेयर ट्रांसप्लांट। तो वो क्या रीज़न रहा होगा? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे हमने डिस्कस किया था कि बालों का लगाना इट्स अ वेरी कॉस्मेटिक प्रोसीजर, ये इलेक्टिव प्रोसीजर है, कोई इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखनी है बिफ़ोर आप सर्जरी के लिए डिसाइड करें, जो आपके डॉक्टर है वो चीज़ों को देखें। जैसे कि किसी को शुगर है, किसी को बीपी की बीमारी है, तो फिर वो सारी चीज़ें कंट्रोल में रहने चाहिए। तो कुछ ब्लड टेस्ट ऐसे होते हैं जो हम लोग सर्जरी के पहले करवा लेते हैं, ये समझने के लिए कि जो स्थिति है बॉडी की अभी, क्या वो एक सर्जरी भले ही कितना माइनर क्यों ना हो उसको सह पाए। साथ ही साथ एलर्जी टेस्टिंग, एनेस्थीसिया का, ये सर्जरी बिल्कुल लोकल एनेस्थीसिया में होती है। आप बिल्कुल अवेयर रहते हो, एकदम कॉन्शियस रहते हो पूरे सर्जरी के दौरान। तो जो ये लोकल एनेस्थीसिया होता है, क्या आप उससे एलर्जिक तो नहीं हो, इसका भी जांच कराना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी वेरी सेफ सर्जरी। अगर सही तरीके से किया जाए, इसमें बिल्कुल भी कोई भी दुर्घटना होना बहुत ही मुश्किल है। आपने तरीके की बात करी है, और मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे ऑडियंस होंगे जो जानना चाहेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट किया कैसे जाता है। क्या आप वो स्टेप वाइज बता सकती हैं? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट क्या चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चाहते बहुत कुछ हैं पर पॉसिबिलिटी उतनी नहीं होती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कि व्हाट कैन बी डन, उनके लिए क्या किया जाता है, क्या एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो सकती है हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू। फिर उसके बाद हम एरिया को मार्क आउट करते हैं, मैप आउट करते हैं। जैसे कि इसको हम कहते हैं रेसिपिएंट एरिया, जहाँ पे बाल लगाने हैं, और इसको कहते हैं हम डोनर एरिया, जहाँ से बाल निकालने हैं। तो रेसिपिएंट एरिया को पहले मार्क किया जाता है। मार्किंग के बाद हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमको करीबन कितने ग्राफ्स उसमें लगने वाले हैं। उसके बाद हम पेशेंट को दिखा देते हैं कि ये आपकी नई हेयरलाइन हो सकती है। कभी कभी पेशेंट हमको अपने पुराने फ़ोटोज़ भी दिखा सकते हैं कि हाँ हमको करीबन मैं जब 18 साल का था उतना जाना चाहता है, तो फिर समझाना पड़ता है कि ये तो बहुत जुवेनाइल हो जाएगा, ये अच्छा नहीं दिखेगा, तो 20-25 तक का हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उनको दिखा देते हैं। एक बार पेशेंट इज़ ओके कि हाँ ये हेयरलाइन मुझे ठीक लग रही है, ये एरिया मुझे सही लग रहा है,
उसके बाद हम बाकी के जो प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं। उसके बाद फ़ोटोज़ दिखाने के बाद बालों का ट्रिमिंग होता है, पेशेंट के बालों का ट्रिमिंग होता है। फिर एक एंटीसेप्टिक हेड वॉश किया जाता है बीटाडिन के साथ। हेड वॉश होने के बाद हम पेशेंट को ओटी में लेके जाते हैं। ओटी में लेके जाने के बाद लोकल एनेस्थीसिया में, जो हमने डिस्कस किया था, 2 तरीके के लोकल एनेस्थीसिया यूज़ होते हैं। लोकल एनेस्थीसिया लगाने के दौरान बहुत ही पतले इंसुलिन सिरिंजेस यूज़ होते हैं। साथ में हम एक वाइब्रेटर का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि पेन ना के बराबर हो। एक बार एनेस्थीसिया हो गया, फिर जगह सुन हो गई, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। और उसमें भी कई स्टेप्स होते हैं। हम लोग जो करते हैं हमारी क्लिनिक में वो है डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट। उसमें हम लोग जो करते हैं स्लिट्स पहले बनाते हैं। स्लिट्स मतलब वो घर जहाँ पे आपके बाल लगने वाले हैं, तो उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि आपकी डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, डायरेक्शन, एंगल बहुत ज़रूरी है बालों का, और डेप्थ कितने दूर तक, कितने अंदर तक बाल लगने चाहिए, वो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो जो मेन डॉक्टर है ये जब स्लिट्स बनाते हैं ये सब कुछ पूरा ब्लूप्रिंट तभी रेडी कर देते हैं। एक बार ये ब्लूप्रिंट रेडी हो गया, एक बार ये स्लिट्स बन गए, फिर एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन मतलब बालों का निकलना और बालों का लगना एक ही साथ हो सकता है। अच्छा, वो एट द सेम टाइम एग्जैक्टली हाँ, साइमल्टेनियसली हो सकता है। तो इसमें फ़ायदा ये हो गया कि जो आपके बाल हैं वो बॉडी के बाहर बहुत देर तक नहीं रह गए, तो इससे सर्वाइबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, क्लोज टू 100% सर्वाइबिलिटी हो जाती है। तो दिस इज़ व्हाट वी डू। तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट से पहले किसी तरीके के टेस्ट या फिर किसी तरीके का मेजरमेंट पहले लिया जाता है, डिसाइड किया जाता है? जी, प्रोसीजर फाइनलाइज करने से पहले ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा पहले, बहुत ज़रूरी है कि जो स्कैल्प है पेशेंट का वो क्लीन होना चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ब्लड टेस्ट बहुत सारे ज़रूरी हैं। कुछ ब्लड पैरामीटर्स हो गए जैसे कि आपके नॉर्मल CBC, नॉर्मल ब्लड काउंट कैसा है, आपका क्लॉटिंग कैसा है बॉडी में कोई ज़्यादा खून बहने की कोई बीमारी तो नहीं है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपके वायरल मार्कर्स होते हैं, उसके बाद ECG होती है। ये सारे पैरामीटर्स अगर सब कुछ ठीक हैं तो फिर हम लोग प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी डिटेक्ट होती है तो उस टाइम पे क्या सर्जरी नहीं की जाती है? अगर समझे किसी का टेस्ट में अभी पता चला, पेशेंट को पहले नहीं पता थी कि उनको शुगर की प्रॉब्लम है, अभी टेस्ट में पता चली है कि शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, तो फिर वो अब डॉक्टर को दिखा के, फिजिशियन से बात करके अपना शुगर अंडर कंट्रोल लाना चाहिए। एक बार वो अंडर कंट्रोल हो गया फिर वी कैन गो अहेड विद द प्रोसीजर अगेन। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी देखा गया है हेयर ट्रांसप्लांट करते हुए, और वो इस तरीके का हेयर ट्रांसप्लांट होता है कि पता ही नहीं चल पाता है कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो मतलब पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है वो नेचुरल हेयर है। एज बढ़ती जा रही है लेकिन बाल वहीं के वहीं हैं, वो कैसे होता है? जी, आई वुड से कि डेफिनेटली ऐसा किया जा सकता है, बालों को बहुत ही नेचुरल तरीके से इम्प्लांट किया जा सकता है। ज़रूरी है कि कौन से बाल कहाँ पे जाएं। हेयर लाइन पे अगर आप देखेंगे कि बहुत ही पतले, बहुत ही लाइट बाल होते हैं नेचुरली हम सबके, तो वैसे बाल हमको डोनर से ढूंढने पड़ते हैं। वही बालों को अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो उसी तरीके से ग्रो होते हैं, तो इट लुक्स एब्सोल्युटली नेचुरल, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो नेचुरलनेस अचीव करने के लिए थोड़ी मेहनत ज़रूर है, बट इट इज़ बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज़ है एक बार जब बाल उग जाते हैं वो देखने के लिए। तो इट इज़ पॉसिबल टू गेट अ वेरी नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका जो हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है वो बहुत क्लियरली विजिबल भी है, मतलब पता चल रहा है वो नकली बाल हैं। वो मतलब सेलिब्रिटी हैं, स्टिल उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया हुआ है, वो पता चल रहा है। हाँ जी, दैट इज़ वो देख के बहुत ही बुरा लगता है डेफिनेटली कि समझ नहीं पाए। वहीं अगर बाल बहुत मोटा बाल सामने लगा दिया, अगर डबल ट्रिपल वाले बाल सामने हेयरलाइन पे लगा दिए, एकदम सीधे तरीके से लगा दिए, उसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, तो देख के बिल्कुल पता चलेगा, दूर से या पास से भी पता चल जाएगा कि इन्होंने बाल करवाए हैं। दैट इज़ द होल गोल, कि किसी को पता नहीं चले कि आपने बाल करवाए हो। आपने DHT टेक्निक के बारे में बात करी थी, वो कैसे काम करती है? ये एक मॉडिफिकेशन है एग्जिस्टिंग या ट्रेडिशनल FUE टेक्निक का। तो जैसे नॉर्मल FUE में क्या होता है, पहले ग्राफ्स को निकाला जाता है। ग्राफ्स को निकालने के बाद जो भी मेन डॉक्टर हैं वो स्लिट्स बनाते हैं, मतलब उन घरों को बनाते हैं। एक बार वो घर बन गए यहाँ पे, फिर इम्प्लांटेशन होता है। तो ये 3 स्टेप का मेथड होता है। पर ये जो डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन हमारे फाउंडर्स ने शुरू की और जो हम इतने सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, इसका एडवांटेज ये है कि हम ग्राफ्स को आपके बॉडी के बाहर कम से कम वक्त रखना चाहते हैं, ताकि जितने जल्दी वो फिर से आपके बॉडी में चला जाएगा उसकी सर्वाइबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी।
तो इसमें हमने स्टेप्स को थोड़ा अदल बदल कर दिया। तो हमने ये किया कि पहले हम स्लिट्स बनाते हैं, मतलब पहले घरों को बनाते हैं, एक बार वो बन गया फिर एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन हम फिर साथ ही साथ कर सकते हैं, तो सर्वाइबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और क्योंकि ग्राफ्ट्स बॉडी के बाहर कम टाइम रहती है तो उसमें हैंडलिंग भी कम होती है, उसमें ड्राइंग की वजह से जो डैमेज होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। अब इसे मिथ कहें कि सच कहें कि ऐसा कहा जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कहीं ना कहीं आपकी सेक्स लाइफ या इनफर्टिलिटी पर भी असर डालता है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हेयर ट्रांसप्लांट का फर्टिलिटी से लेके कोई रिश्ता नहीं है। हालाँकि एक दवाई है फिनेस्टेराइड के नाम से जो गंजापन को और आगे बढ़ने से रोकती है या स्लो डाउन करती है। इस मेडिसिन के साथ करीबन सिर्फ 2% लोगों को कुछ सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगेन ये भी इनफर्टिलिटी नहीं कॉज़ कर सकता है। ओके, तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट जब कोई करवाता है तो बॉडी में कुछ अलग चेंजेस आप लोग नोटिस करते हैं, मतलब कि कभी आया है कोई पेशेंट की ऐसा कुछ वो देख पा रहे हैं? जी नहीं, ओनली चेंज जो पेशेंट देख पाते हैं कि उनके बाल आ गए बाल हैं आ एंड दे गए। फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी। अदर देन दैट नो फिजिकल चेंज इन द बॉडी एट ऑल। हेयर ट्रांसप्लांट और एक दूसरा रास्ता है हेयर पैच। हेयर पैच भी काफ़ी ट्रेंड पे है, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी विच इज़ सेफ़। हेयर ट्रांसप्लांट आई वुड से एनी डे इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आपका खुद का ही डोनर का बाल आपको स्कैल्प पे लगने वाला है। दैट इज़ नथिंग इज़ मोर नेचुरल, इससे ज़्यादा प्राकृतिक कुछ भी नहीं है आपके लिए। पैच के साथ दिक्कत ये आ जाती है क्योंकि ये बहुत वक्त तक आपको पहने रहना पड़ता है। कुछ पैचेस में कुछ वेरिएशंस आते हैं जिनमें वो लोग रात में उतार सकते हैं। कुछ में ऐसा आता है जिसमें सर्विसिंग 15 दिन या 1 महीने के बाद होती है। तो इतना वक्त वो पैच अगर आपके स्किन पे लगा हुआ है तो स्किन में काफ़ी सारी चेंजेस आ जाती हैं। हम इसको बोलते हैं स्किन में एट्रोफी हो सकता है, मतलब स्किन पतला हो जा सकता है। कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्जिमा या रेडनेस आ जाती है स्किन में। क्योंकि ये सारे चेंजेस स्कैल्प में आने लग जाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आई वुड से हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ मच बेटर ऑप्शन देन वेयरिंग अ पैच सिस्टम। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ स्कैल्प को क्लीन रखना। शैम्पू बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट कहीं ना कहीं लोगों से हमने सुना है कि काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, तो कितना बजट जो है एक इंसान को, कॉमन मैन को लेके चलना पड़ेगा जब वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहा है? तो हेयर ट्रांसप्लांट का बजट आई वुड से वेरी मच डिपेंड करेगा कि कितने ग्राफ्ट्स किसी को लगाने हैं। अगर कोई सामने की तरफ गंजा है, करीबन समझिए बाल उनको लग गए हैं कुछ 2500 के 3000 के आसपास ग्राफ्ट्स अगर उनको चाहिए तो करीबन 3 लाख 4.5 लाख के आसपास उनको लग सकते हैं, मतलब पैसे। क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए ये आसान नहीं होगा कि इतना सारा पैसा इकट्ठे लगाना, बट मैं कहूँगी कि बुरा करने से अच्छा है कि आप रुक जाएं, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लें और सही तरीके का काम करवाएं, क्योंकि कम पैसों में भी आजकल बहुत कुछ हो रहा है और इसी के वजह से हम काफ़ी सारे करेक्टिव प्रोसीजर्स भी देखते हैं जहाँ पे काम अच्छा नहीं हुआ, डोनर भी ख़राब हो गया, रेसिपिएंट में बाल भी नहीं उगे, तो वो देख के हमको काफ़ी दुख होता है कि इन्होंने पैसे भी खर्च किए, भले ही कम पैसे खर्च किए हैं, पर डोनर जो लिमिटेड है, जो बार बार नहीं आ सकता है, वो भी काफ़ी ख़राब हो गया। तो मैं कहूँगी सबको कि रुक जाएं, थोड़े पैसे इकट्ठा कर लें, उसके बाद प्लान करें। दैट इज़ मच मोर सेफ़र एंड बेटर आई वुड से। तो जब जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं उनको तो काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेने होते होंगे आफ्टर द ट्रांसप्लांट सर्जरी, तो क्या वो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं उसको मेंटेन करने के लिए? तो प्रिकॉशन या रेस्ट्रिक्शंस जो भी हैं आई वुड से सिर्फ वो कमिंग 7 डेज़ के लिए है, मतलब आपकी सर्जरी के 7 दिन के बाद तक आपके कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं जिसमें आप ट्रांसप्लांटेड जगह को छू नहीं सकते हैं, उसमें ज़ोर से हाथ नहीं लगा सकते हैं। 7 दिन ख़त्म होने के बाद आपके सारे रेस्ट्रिक्शंस चले गए, आपका हीलिंग कंप्लीट हो चुका है, अब आप चाह के भी उन बालों को नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके बाद आपका पहला हेड वॉश होता है।
एक बार हेड वॉश हो गया, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, उसके बाद आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है। हाँ, स्कैल्प को क्लीन रखना ज़रूरी है, तो हम ऑयलिंग अवॉइड करने बोलते हैं क्योंकि आजकल इतना पोल्यूशन है, तो ऑयलिंग के वजह से गंदगी और बढ़ जाती है स्कैल्प में। तो आई वुड से कि नॉर्मल शैम्पू करते रहें। अगर आपको कुछ दवाइयाँ लेनी ज़रूरत है आपके बचे हुए बालों को बचा के रखने के लिए, आप वो दवाई लें। खाना अच्छा करें, प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखें, नींद अच्छी रखें, एंड देन दैट इज़ इनफ। ये इतना काफ़ी है इन बालों को मेंटेन रखने के लिए। सो ये सेशन ख़त्म करने से पहले डॉक्टर, मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं, क्योंकि ये पहले तो शायद बहुत लेटली रियलाइज़ किया जाता था कि हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, और बहुत लोग इग्नोर भी कर देते थे। लेकिन आजकल एक ये फैशन भी बन गया है और अपनी पर्सनालिटी को दिखाने का या फिर नई तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बन गया है कि एटलीस्ट उनके बाल होने चाहिए। खूबसूरती का गहना जिसे कहते हैं वो बाल है। तो अभी वेदर भी चेंज हो रहा है, पोल्यूशन भी पीक लेवल पे है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है। तो हाउ टू टेक केयर ऑफ इट? बहुत इम्पॉर्टेंट इस वक्त ये होता है कि क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ गई है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारी स्कैल्प बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो शैम्पू बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। आप शैम्पू करते रहिए और साथ में जब भी बाहर जा रहे हैं आप अपने बालों को कवर करने के लिए कोई मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, कॉटन का हो एट द सेम टाइम। अगर आप जब भी बाहर जा रहे हैं, धूप में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, अभी फ़िलहाल वैसे तो धूप नहीं निकल रही है काफ़ी दिनों से, बट हाँ एटलीस्ट पोल्यूशन से बचाने के लिए आप कुछ ऊपर पहन सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, और आप बीच बीच में ताकि उसको निकाल सकें। साथ में अगर डैंड्रफ का इशू बहुत ज़्यादा देखा जाता है, विंटर्स में लोगों को होता है, तो अगर आपको डैंड्रफ है प्लीज़ कंसल्टेशन लीजिए, बात कीजिए आसपास आपके जो भी डॉक्टर है हमारे पास आइए। हम आपको कुछ अच्छा शैम्पू रिकमेंड कर सकते हैं जो डैंड्रफ को कम कर सकता है। और साथ ही साथ खाना बहुत ज़रूरी है, ईट वेल, स्लीप वेल, ऑल दिस थिंग्स अगर आप करते रहेंगे आई थिंक ये विंटर हेयर फॉल जो है आपका काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे हमने डेथ्स की बात करी थी कि डेथ वाले केसेस आए थे, तो कोई ऐसी सीवियरिटी देखी जाती है क्या? ट्रांसप्लांट कभी मतलब इतना सीवियर हो सकता है कि डेथ तक पहुंच सकता है? अगर ऐसा होता है तो वो किन केसेस में होता है या देखा जा सकता है? तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और बहुत दुख की बात है कि एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन की वजह से किसी की मौत हो गई। बट अगर हम कुछ पैरामीटर्स का बहुत ध्यान रखें, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेरिलाइजेशन। ओटी में सब कुछ साफ़ सुथरा होना, उसमें कोई भी अननेसेसरी बैक्टीरियल ग्रोथ ना होना, ऑटोक्लेव करना बहुत ज़रूरी है। जो इंस्ट्रूमेंट्स के यूज़ कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से स्टेराइल करने की ज़रूरत है। ओटी को फ्यूमिगेशन करने की बहुत ज़रूरी है। जो स्क्रब्स, जो कपड़े पहने हैं, हैंड स्टेरिलाइजेशन, हैंड वॉशिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्टेप्स अगर हम अच्छे से करते हैं तो कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। अगर आप स्टेराइल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं उसके बाद तो पेशेंट घर जाने वाला है, धूल मिट्टी में नहीं खेल रहा है, तो स्टेरिलिटी काफ़ी हद तक मेंटेन अगर हो रही है तो कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। अगर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है तो अगेन कोई भी अनटूवर्ड डेथ या इन्फेक्शन या नेक्रोसिस जो देखा गया था पिछले कुछ केसेस में, ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ अगर किसी को है, किसी को ऑलरेडी कुछ ब्लीडिंग का इशू काफ़ी ज़्यादा है, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसीलिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि एक इलेक्टिव प्रोसीजर को हम कुछ दिन डिले कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, पर आपका हेल्थ इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें अगर सब कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल है, वी कैन अवॉइड हैविंग एनी सच डेथ्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं उसके बाद किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ऑल्सो डॉक्टर ने ये भी बताया है कि आप अपने बालों को झड़ने से या अपने गंजेपन को कैसे नेचुरल तरीके से भी रोक सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हेल्थ से जुड़े इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच लक्ष्मी।